सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्ध है। आज आज़ाद भारत की आज़ाद महिला के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिनका आज शहादत दिवस है। उनके शहादत दिवस पर उनको हम नमन करते हैं, जिन्होंने उस वक्त आज़ाद भारत तो हो गया था, लेकिन जो एक मानसिकता थी वो आज़ाद लोगों की, वो मानसिकता आज़ाद नहीं हुई थी। हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जो एक मानसिकता थी, जो पुरुष सत्तात्मक एक मानसिकता थी, उससे आज़ादी नहीं मिली थी। इस महिला ने उस पुरुष सत्तात्मक जो सोच थी, जो पुरुष थे ना, उस सोच से उन्होंने टक्कर लिया था और उनको चुनौती दी थी कि उन्होंने अपना भी पर्सपेक्टिव रखा था कि हम विकास को, एक सामाजिक व्यवस्था को किस तरीके से हम भी कैसे देखते हैं। क्योंकि अगर देखा जाता है तो समाज में महिला और पुरुष दोनों एक बराबर के भागीदारी होते हैं। दोनों एक गाड़ी के दोनों एक पहिए होते हैं, जिसका एक पहिया बिगड़ जाने की वजह से या कुछ भी उसमें खराबी आ जाती तो समाज एक अच्छे से वो गाड़ी नहीं संचालित हो पाती, नहीं चल सकती है। उसी तरीके से उन्होंने जब उनका जन्म हुआ था, जालौन में उनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1963 में। उनका नाम फूलन देवी है, जिनके बारे में आज हम लोगों को साहसी महिला के बारे में बता रहे हैं। उस वक्त जब उन्होंने अपनी लड़ाई चालू की थी तो उस वक्त के जो गरीब तबके के लोग थे ना, वो अपने एक मसीहा के रूप में देखते थे फूलन देवी को। ये भी नहीं पता था कि लोग उन्हें फूलन देवी के नाम से जानने लगे हैं। उनकी वो एक जो दबी कुचली जो महिलाएं थी, जो एक समाज था, उसके लिए एक आइडल बन गई थी। जब वो अपना संघर्ष कर रही थी तो वो जो दबा कुचला जो एक गरीब तबका था ना, उन्होंने उनकी मदद की थी। उन्होंने सरकार से और लोगों से बचाने के लिए वो उस वक्त के जो अपने आप को एक वर्चस्व, एक समाज को संचालित करने वाले, ऐसी सोच वाले जो लोग थे, जो उन पर जुल्म कर रहे थे, उनसे भी उनकी मदद करी थी। वो जब बचपन में ही हुई थी तो बचपन में ही फूलन देवी एक साहसी लड़की थी। सब लड़कियों की तरह नहीं थी कि हाँ, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ या अन्याय हुआ तो वो चुपके से एक कोने में बैठ कर रोती रहे। वो रोती नहीं थी, वो उसके खिलाफ सवाल उठाती थी, वो उसके खिलाफ एक डट के खड़ी होती थी। यही उनका अगर एक हम उदाहरण देखें तो उनके घर में भी हमें देखने को मिलता है। जब वो 10 या 11 साल की जब थी, तब उनका एक जॉइंट फैमिली थी। वो लोग एक फैमिली में रहते, जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो उनके वहाँ एक खेत था, जिसमें उनके लोग, मतलब घर वाले लोग, सभी लोग अनाज उगाते थे। तो उस खेत में एक नीम का पेड़ था। तो घर वालों ने, उनके बड़े पापा जो थे, उन्होंने सोचा कि इस नीम के पेड़ को काट दिया था, जिससे खेत और ज़्यादा निकल आएगा और हम अनाज को ज़्यादा और पैदा कर पाएंगे, उपज कर पाएंगे। तो उनके जो फूलन देवी के पापा थे वो भी इस बात से सहमत थे, लेकिन फूलन देवी इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने इसका विद्रोह किया। तो उससे उनके एक चचेरे जो भाई थे, उससे उनकी बहुत ज़्यादा झड़प हुई, बहस हुई। उसी को बीच को लेकर के तो यहाँ पर एक मानसिकता देखने को मिलती है कि उनको दबाने के लिए उनके घर वालों ने क्या किया कि उनकी शादी एक उनसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी कर दी, जिससे जो उनका पति था, जिससे उनकी शादी हुई, वो भी उन पर बहुत सारे अत्याचार करता था, मारता था, पीटता था। फूलन देवी को ये बातें, उन पे अत्याचार, अन्याय, ये बातें उनको पसंद नहीं थी खुद पे। उन्होंने वहाँ से विद्रोह किया और वो वहाँ से ससुराल से भाग गई। भागने के बाद जब वो अपने घर आई, घर में भी उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं मिली। उनको बहुत सारा मतलब लोगों ने उनके साथ, उनके घर वालों ने ही उनके साथ अच्छा कि जो एक हम बता रहे हैं पुरुष मानसिकता के जो लोग हैं, जो उनके साथ उनके पापा हैं, उनका भाई है, लेकिन वो इस तरीके को सोच नहीं पा रहे, वो सोच को ही बदल नहीं पा रहे कि एक महिला ये कैसे ऐसे कर सकती है। तो उनके भाई ने ही उनके साथ एक षड्यंत्र रचा। उसने पुलिस स्टेशन में जाकर के उनके खिलाफ चोरी का एक मुकदमा लगाया कि इन्होंने चोरी की, रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस उनको 3 दिन के लिए जेल लेके जाती है, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ें थमी नहीं। उनके साथ वहाँ पर और अत्याचार, ये तो अत्याचार और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया उनके साथ। उस पुलिस स्टेशन में वहाँ के पुलिस जो कर्मी थे, जिसे बोला जाता है कि वो एक पुलिस हमारे रक्षक होते हैं, हमारे साथ कोई भी, हमें विश्वास होता है कि हमारे साथ कोई भी अगर अन्याय अत्याचार होगा तो वो हमें बचाएंगे, लेकिन वो भी इस बात पे खरे नहीं उतरे। उन पुलिस वालों ने उनके साथ 3 दिन तक बलात्कार किया। वो पहली घटना उनके साथ हुई जो बलात्कार, ये फिर थमी नहीं। जब वो अपने गांव वापस आते तो वहाँ के जो गांव वाले लोग थे, जो
कहेंगे अपने आप को एक समाज का कर्ता धर्ता मानते, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंची जात का मानते कि हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचे, राजपूत खानदान के लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया और महीनों तक बलात्कार करते रहे, उनको नग्न होकर पूरे गांव में घुमाया। इससे कोई भी महिला, इतना अत्याचार अगर होगा तो इससे कोई भी महिला का साहस टूट जाएगा और वो अपने आप को संभाल नहीं सकती। वो अपने आप को, अगर हम सुनते भी हैं तो मैं खुद अगर सुनती तो मेरे रोए खड़े हो जाते कि अगर कभी ऐसा कुछ होता तो हम कैसे अपने आप को। लेकिन फूलन देवी डगमगाई नहीं, हिली नहीं, डुली नहीं, वो अपने मतलब निष्ठा से वो खड़ी रही, वो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी रही कि मैं अपने आप को मिटाऊंगी नहीं। उनके अंदर भी ख्याल आए, बहुत सारे ख्याल आए होंगे कि मैं अपनी जान दे दूं, कुछ नहीं है दुनिया में, क्योंकि उनके घर वालों ने ही उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ उन्होंने ही दुर्व्यवहार। क्योंकि अगर हम उनकी कहानी से अगर सीखना चाहेंगे तो हमें एक सीख मिलती है कि जब अपने घर वाले ही किसी महिला पर अत्याचार करना शुरू करते हैं तो फिर वो थमता नहीं है, फिर आसपास के वो सामाजिक लोग उस पर अत्याचार ज़रूर करते हैं। इसीलिए अगर महिलाओं पे अत्याचार जो आज हम देखते हैं समाज में, अभी भी 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन महिलाओं के साथ भी अभी भी अत्याचार रुक नहीं रहे, रेप हो रहे, उनके साथ शादी होने के बाद उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है ये, और अभी भी भ्रूण हत्या वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनके घर वाले ही उनका साथ नहीं देते। जो उनके माता पिता लोग हैं, जो उनके भाई हैं, जो उनके दादा दादी लोग हैं, जो उनके खुद खानदान के लोग हैं जिनसे उसे उम्मीद होती है उस महिला को, वही लोग उसका साथ नहीं देते हैं। तो ये बाहर वालों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बाहर वाले तो हमेशा एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कम मौका मिले और हम कुछ करें। तो ये मौके जो मिलते हैं ना, वो कभी कभी ये हमारा जो घर होता है ना, जो पुरुषत्वात्मक जो एक सोच होती ना, वही देती है, जिससे कि महिलाओं कभी भी इस चीज़ों से बच नहीं पाती। और इसका कितना प्रगाढ़ रूप होता है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस तरीके से आज हम फूलन देवी के साथ देखते हैं कि उनके साथ अत्याचारों के बाद कितना अत्याचारों का प्रगाढ़ रूप है कि वो सीधी उसके सपने क्या थे? वो एक आज़ादी के साथ जीना चाहती थी, वो अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहती थी, उसके कुछ सपने थे, बस इतना ही था उनका कसूर और बाकी नहीं था। जो इनके सपने ने उनको एक स्वतंत्र, उनकी सोच ने उनको कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया? उनको एक डाकू के गिरोह में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। वो वहाँ पर गई तो वो वहाँ पर सिर्फ डाकू बन करके, सिर्फ इसलिए वो डाकू गिरोह में शामिल हुई थी कि मुझे सिर्फ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी है और मुझे प्रतिशोध नहीं लेना है। उन्होंने प्रतिशोध के अगर प्रतिशोध के इरादे से अगर उन्होंने वो गिरोह शामिल किया होता या बदला लिया होता तो अपने घर वालों को भी वो नहीं छोड़ती। अब उनके मन में प्रतिशोध नहीं, उनके मन में एक आत्मसम्मान की एक भावना थी कि हम भी बराबर हो, तुम भी बराबर हो, तो हमारे साथ ही, मेरे साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों? इसलिए उन्होंने उस गिरोह को शामिल किया और 22 आदमियों को नरसंहार किया था। जब नरसंहार हुआ तो अगर हम राजनीति पर भी बात करते हैं तो उस वक्त के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो थे पीवी सिंह। वो जब इस चीज़ को रोक नहीं पाए थे तो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज की राजनीति उसका उल्टा ही फेर होती है। आज हम उल्टा देखेंगे, उसका पूरा उल्टा ही सिस्टम चल रहा है कि जिसे भी अगर इन अत्याचारों, बलात्कार के आरोपियों से, जितने भी उन पे आरोप लगे, उनसे अगर बचना है तो राजनीति में शामिल हो जाओ। राजनीति में शामिल होने के बाद आप फिर कोई उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि फिर आप ही जो चाहोगे वो आप ही करोगे। आप ही अत्याचार कर रहे हो, फिर आप ही सीना तान के खड़े हो जाते। आज की राजनीति ये उल्टा हो गई। उस वक्त के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वो आज नहीं दिखते हमें। अगर उस वक्त के मुख्यमंत्री अगर दिखने लगे ना तो आज जो अत्याचार जो इतना सारा बढ़ा है वो कभी नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता। तो इन बातों पे हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। और पहली कड़ी होती है अत्याचार, महिलाओं के लिए अत्याचार को ख़त्म करने की, वो पहली कड़ी होती है हमारा परिवार, हमारा घर। तो पहले अगर हम अपने घर से मजबूत है, अगर एक लड़की, एक महिला अपने घर से ये मजबूत है, उसका मन मजबूत कि कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी करके भी आएगी, या कुछ भी उसके साथ होता है, अगर वो कोई उसके खिलाफ एक्शन भी लेती है, कुछ भी वो अगर उसके खिलाफ खड़ी होती है, आवाज़ उठाती है, तो उसके घर वाले उसे दबाएंगे नहीं, उसका सपोर्ट करेंगे। तो अगर इन अत्याचारों को रोकना है, फूलन देवी की जैसी और भी कहानियाँ नहीं लिखनी है, नहीं हो तो पहले से ही आप खुद अपने घर वालों को मजबूत करिए और
बहुत सारी लड़कियां फूलन देवी तो नहीं बन पाई, लेकिन उनकी सांसें थम गई हैं। वो उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो कहीं बहुत पीछे, वो सांसें दम तोड़ चुकी हैं। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनके उन सांसों को, उनके दर्द को महसूस करने वाला भी कोई नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को रोकना है हमें, तो हमें पहले अपने घर से मजबूत होना होगा और अपने लड़कियों को फूलन देवी की कहानी ज़रूर सुनानी होगी कि आप पर अगर कोई भी हाथ उठाए या नज़र उठाए तो उसका हाथ ज़रूर तोड़ना, और इसके पीछे हम खड़े हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जाति और मर्द की सत्ता को एक चुनौती, महिला सशक्तिकरण की नायाब मिसाल है। लाखों करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, संघर्षों की मिसाल है, जिनका आज 25 जुलाई यानी 2001 को उनका शहादत दिवस है। इसी उपलक्ष्य में सभी लोग उनका शहादत दिवस मनाते हैं। तत्कालीन सांसद बहुजन वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर एक बार फिर से शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। संघर्ष की मसाल बहुजन वीरांगना फूलन देवी को प्रतिष्ठान टाइम पत्रिका के इतिहास की 16 सबसे विद्रोही महिला की सूची में चौथे नंबर पर रखा गया है। एक बार बता दें आपको, कभी चंबल के बीहड़ों पर राज करने वाली वीरांगना फूलन देवी को प्रतिष्ठान टाइम मैगजीन ने इतिहास की 16 सबसे विद्रोही महिलाओं की सूची में चौथे नंबर पर रखा है। भारत से वे अकेली ही इस लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में जॉन ऑफ आर्क से लेकर आंग सान सू की तक कुल 17 नाम शामिल है। सारी दुनिया की विश्व इतिहास की श्रेष्ठ विद्रोहिणी के तौर पर फूलन देवी को सलाम करती है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय टाइम मैगजीन की नज़र में फूलन देवी सर्वश्रेष्ठ है। लंदन का जो गार्डियन अखबार भारत के प्रधानमंत्री के मरने पर स्मृति लेख नहीं छापता, उसने फूलन देवी पर स्मृति लेख छापा था। तो वहीं पर फूलन देवी जो भारतीय गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण की नज़र में अन्याय के प्रतिकार का एक प्रतीक है। तो ऐसी वीरांगना को दिल से सल्यूट और आपके शहादत दिवस पर शत शत नमन। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब